मान लेते हैं कि हम लोग के पास में n एलिमेंट है इनिशियल, ठीक। अब किए डिवीजन, जब डिवीजन किए तो हम लोग के पास में n माइनस सी एलिमेंट्स आया। n माइनस सी एलिमेंट्स एक साइड में आया हम लोग के पास में, कुछ कांस्टेंट कमा है। दूसरे साइड में क्या आया? दूसरे साइड में c एलिमेंट्स है, कांस्टेंट है। c क्या है? कांस्टेंट है। मतलब कि यहां पर मान लो n एलिमेंट्स हम लोग लिए हैं तो यहां पर आ जाता n माइनस 27, तो यहां क्या आता? 26, यही आता ना। क्यों? क्योंकि यहाँ n माइनस 27 है, यहाँ 26 है। एक एलिमेंट बीच वाला भी तो कंज्यूम कर रहा है जो सही पोजीशन में आएगा। एक एलिमेंट ये कंज्यूम कर रहा है, समझो अच्छे से। n एलिमेंट्स है, पार्टीशन किए हैं, एक एलिमेंट तो अपना सही पोजीशन में जाएगा ही जाएगा, ये बात 100% एश्योर्ड है। एक एलिमेंट अपना सही पोजीशन में जाएगा। तो एक साइड में अगर n माइनस सी है, n माइनस 27 है अगर, तो दूसरे साइड में कितना बचा? इसके अलावा 27 एलिमेंट बचा, तो एक यहाँ चला गया, 26 इस साइड में चला गया। c मतलब कि कांस्टेंट है। अब लोग यहाँ c का वैल्यू 27 है, यहाँ c का वैल्यू 26 है। कांस्टेंट ही होता है, 5 रहे 10 रहे सब कांस्टेंट ही है, एक ही है। समझ रहे हो बात को? तो n माइनस सी एक साइड में है, एक साइड में c है, ठीक। इस तरीके से ही नेक्स्ट स्टेप में भी, जब नेक्स्ट स्टेप हम लोग किए हैं, नेक्स्ट स्टेप जब हम लोग किए तो देखिए क्या कि यहां पर भी n माइनस सी एक आया है और एक c आया है। इसके अगला स्टेप भी किए, n माइनस सी है ना, यहाँ n माइनस सी यहाँ पर है ना, तो n माइनस एक वाला और c माइनस हुआ, तो यहाँ क्या बन जाएगा? n माइनस 2c। यहाँ क्या बनेगा? n माइनस 3c, क्योंकि एक c इस साइड में जा रहा है। देखो n से c कम गया तो n माइनस सी इधर बच गया। अब n माइनस सी में एक और c कम जाएगा, n माइनस 2c बच जाएगा। फिर n माइनस 2c में एक और c बच जाएगा, कट जाएगा अगर, तो बचेगा क्या? n माइनस 3c। इस तरीके से ही अगर जाते जाएगा तो कहां तक जाएगा ये? n माइनस के इंटू सी, n माइनस के इंटू सी, और एक साइड में तो लास्ट का रहेगा ये स्टेप कितना बनेगा? देखो n है, n माइनस, यहां लिख सकते हैं n माइनस 0c लिख लो, n माइनस 0c, n माइनस 1c, n माइनस 2c, n माइनस 3c, अप टू n माइनस kc मान लो गया है, ठीक। तो n माइनस kc अगर गया है, k का कितना वैल्यू होगा? देखो n माइनस kc इक्वल टू कितना होना है? लास्ट इंड कब होगा? जब स्मॉल प्रॉब्लम में बन जाएगा। इंड तभी होगा ना, स्मॉल प्रॉब्लम जब बन जाए तो इंड कब होगा? n माइनस kc इक्वल टू 1, यही कंडीशन में। पिछले वाला ए जो लिखे हैं इसका ट्री कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए था? इसका ट्री स्ट्रक्चर देखो कैसा होगा। ये होगा अगर n है तो इस साइड में n/2, इस साइड में n/2, वही -1, एक तो बीच का है तो -1 ले लेंगे अलग से, एक में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। फिर यहां भी आया, यहां भी आया n/2 स्क्वायर, यहां आया n/2 स्क्वायर, यहां भी n/2 स्क्वायर, यहां भी n/2 स्क्वायर, फिर यहां आया क्या? n/2 क्यूब। ऐसे ही चला जाएगा, n/2 क्यूब सब में होगा। लास्ट में क्या आएगा? n/2 पावर k। लास्ट में n/2 पावर क्या आएगा? अगर ऐसे डिवीजन होगा, इसके अकॉर्डिंग अगर डिवीजन होगा, ये जो टाइम हम लोग देखे हैं, अगर मिड पोजीशन में जाएगा, ये मिड पोजीशन में जाएगा, ये किसके लिए है? ये है केस 1 के लिए। केस 1 क्या है हम लोग का? ये है, देखो केस 1 यहां लिख लो, केस 1 ये है। इसके अकॉर्डिंग, केस 1 के अकॉर्डिंग n है तो n/2 मिड से डिवाइड कर रहा है। यहां फिर से डिवीजन हुआ, मिड से हुआ, यहां भी मिड से डिवीजन हुआ, फिर से यहां सब जगह मिड से बार बार होते जा रहा है। कहां तक जाएगा? n/2 पावर k, यहां तक ही जाएगा ना। तो लास्ट कितना होना चाहिए था? लास्ट में कौन सा एलिमेंट रहेगा? लास्ट में स्मॉल एलिमेंट होगा, सीधा वैल्यू रिटर्न होगा। लास्ट में स्मॉल ही तो आता है, यहां ही टर्मिनेट करता है, यहां पर ही ना फंक्शन कॉल टर्मिनेट होता है, इंड होता है। तो फंक्शन कॉल टर्मिनेट करने के लिए ये किसके बराबर होना चाहिए? ये O1 के बराबर होना चाहिए, ये O1 के बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे? n/2 पावर k इक्वल टू 1,
यहां से क्या आता था, k इक्वल टू log n। log n टाइम्स ये log n स्टेप से यहां गया है, ये कितना गया है, log n। ये log n है, इसका हाइट ऑफ द ट्री अगर बोला जाए तो log n है, मतलब कि log n लेवल्स है, ये लेवल्स log n लेवल्स है, यहां पर log n है। ठीक, स्टैक स्पेस कितना चाहिए यहां पर चाहिए स्टैक स्पेस कितना, k ही स्टैक स्पेस, या फिर स्टैक लिख लो सीधा, यहां पर सीधा स्टैक साइज भी लिख सकते हैं। स्टैक साइज कितना चाहिए, k ही चाहिए, log n ही चाहिए। हर लेवल के लिए एक एक यूनिट मेमोरी चाहिए होता है स्टैक के लिए, जब रन करेगा प्रोग्राम तो स्टैक का साइज k इक्वल टू log n हो गया। n/2 में जब हो रहा है तो tn/2 टाइम लेते हैं, प्लस n एलिमेंट्स हो गया है, तो यहां पर कॉस्ट कितना आएगा, n/2 है तो यहां पर अलग से कॉस्ट कितना आएगा, देखो यहां पार्टीशन के लिए क्या है, n कॉस्ट आएगा, तो n/2 यहां भी कॉस्ट होगा, एक n/2 यहां भी कॉस्ट होगा, यहां पर आ जाएगा कॉस्ट कितना, n/2 प्लस n/2, दो बार ऐड करेंगे n/2 को, n कॉस्ट आ गया, फिर से यहां पर क्या होगा, n/4 चार बार n/4, मतलब कि फिर से इस लेवल में भी n आ गया। नंबर ऑफ लेवल्स कितना है, log n है, तो हमेशा कॉस्ट कितना है, सेम है, n है, कितना टाइम्स है, log n टाइम्स है, तो n अगर log n टाइम्स आया है तभी न n log n बना है। रिकर्सिव ट्री मेथड से ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना, तो देखो n log n यहां पर टाइम आ गया, जो हम लोग यहां लिख चुके हैं पहले ही। ठीक, अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं क्या होगा, इसका लेवल कितना है, देखो n माइनस kc होगा, देखो n माइनस सी, n माइनस 2c, n माइनस 3c, n माइनस kc बढ़ते जाएगा, ऐसे ही तो k का वैल्यू बढ़ते जाएगा, इंक्रीज होगा 1 2 3 4 5 6 अप टू k लेवल्स है। a है जो कितना होगा, a बन गया, a है k लेवल्स है। ठीक, k का वैल्यू कितना आएगा, तो यहां से k इक्वल टू करेंगे, अगर k इक्वल टू करेंगे तो क्या जाएगा, इसको kc को राइट में ले आते हैं तो n-1 बन गया, n-1 बाई c, k का वैल्यू क्या हो गया, n-1 बाई c, 1 क्या है, कांस्टेंट है, हटा देंगे, c क्या है, कांस्टेंट है, हटा देंगे, मतलब कि k का वैल्यू बन गया n, k का वैल्यू n बन गया। रफली n को या फिर n लिख लें, या फिर यहां पर ऐसा लिख लें, बीगो n लिख लेते हैं, मान लो यहां पर बीगो n लिख लेते हैं, तो k का वैल्यू बीगो n आ गया है, मतलब कि n के आसपास आ गया है। इसके बाद क्या देखेंगे, जब बीगो n k का वैल्यू आ गया है तो हर स्टेप में कॉस्ट कितना आ रहा है, ये भी देखेंगे हम लोग। हर स्टेप में कॉस्ट कितना आ रहा है, कॉस्ट कहां से आया था, कॉस्ट आया था पार्टीशन एल्गो जब यूज किए हैं, जब पार्टीशन एल्गो यूज किए हैं कॉस्ट आया है। कॉस्ट कितना है, यहाँ जब n एलिमेंट है तो यहाँ पर कॉस्ट आ रहा है n, बीगो n आ रहा है। जब c एलिमेंट है तो कॉस्ट कितना आएगा, c आएगा, n माइनस c एलिमेंट है तो क्या आएगा, कॉस्ट n माइनस c आएगा। दोनों इस लेवल में टोटल कॉस्ट ऐड करेंगे, टोटल कॉस्ट होगा इस लेवल का n माइनस c प्लस c, n माइनस c प्लस c। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया n, कॉस्ट यहां पर n आया है, इसके नेक्स्ट लेवल में भी क्या होगा, n माइनस 2c प्लस c, मतलब क्या, यहां कॉस्ट क्या आएगा, यहां पर आएगा n माइनस c कॉस्ट। देखो n माइनस 2c प्लस c, एक c कट गया, एक c रह गया यहां पर, तो n माइनस c, उसके आगे जाएंगे तो n माइनस 2c, यहां पर देखो इस लेवल में क्या आएगा, n माइनस 3c प्लस c, क्या हो गया, यहां पर कॉस्ट हो गया n माइनस 2c कॉस्ट हो गया। n यहां पर n है, यहां पर n माइनस c है, यहां पर n माइनस 2c है, लास्ट में क्या बनेगा, n माइनस k माइनस 1c, यही कॉस्ट बनेगा ना लास्ट वाले लेवल में। जब कॉस्ट को हम ऐड करेंगे सबका तो n लेवल से k है, k का वैल्यू यहां से क्या मिला है, k का वैल्यू हम लोग को मिला है n लेवल से, मतलब कि इंड कब होगा, 1 पर इंड होगा। ये जो वैल्यू है कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए था, ये वैल्यू 1 आया है, इसका मतलब कि n लेवल्स है, k का वैल्यू n आया है ना, इसके चलते ही k का वैल्यू n आया ना, मतलब कि n लेवल्स है,
तो n प्लस n माइनस सी प्लस n माइनस 2c, इसको ऐसे लिखेंगे n प्लस n माइनस सी प्लस n माइनस 2c प्लस n माइनस 3c अप टू n माइनस kc। अगर इस तरीके से है, अगर इस तरीके से एक सीरीज है, एक एपी सीरीज है, इसको कैसे ऐड करेंगे? ये एक तरह से कैसा दिख रहा है हम लोग को? एक तरह से दिख रहा है कि फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। वहां पर क्या होता है? n माइनस 1, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, इस तरीके से अप टू 1। यहां भी लास्ट में अप टू 1 आना है, लास्ट में अप टू 1 आना है, क्योंकि लास्ट में यहां एलिमेंट क्या बचेगा? एक ही एलिमेंट बचेगा, स्मॉल प्रॉब्लम बनेगा, मतलब अप टू 1 आना है। मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर कैसे लिखते हैं हम लोग? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यही होता है ना, n इंटू n माइनस 1 बाई 2। इसका वैल्यू क्या होता है? n इंटू n स्क्वायर माइनस n बाई 2, n स्क्वायर माइनस n है, इसका वैल्यू क्या होगा? n स्क्वायर माइनस n बाई 2। 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, हटा दिए। n स्क्वायर है, यहाँ n है, बिगर फंक्शन n स्क्वायर है, n को हटा दिए, n स्क्वायर बच गया। मतलब कि टाइम जो लग गया यहाँ पर, वो टाइम कितना लग गया है? टाइम जो लगा है यहाँ पर, वो टाइम कितना लगा? बीगो n स्क्वायर टाइम लगा है। अब कुछ लोग बोलोगे क्या कि अच्छा n है, n माइनस सी यहाँ है, n माइनस 2c है, यहाँ पर n से n माइनस 1 कैसे चले गए? यहाँ से मतलब n माइनस 1, n माइनस 2, c का वैल्यू 1 थोड़ी ही है। अरे 1 नहीं है, कुछ कांस्टेंट ही है। मान लो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम निकाल रहे हैं, उसमें से 2-4 एलिमेंट मान लो नहीं है, 10 एलिमेंट ही नहीं है। कांस्टेंट अगर एलिमेंट नहीं है तभी सम में कुछ चेंजिंग आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बीगो के फॉर्मेट में तो ले रहे हैं, कांस्टेंट को तो ऐसे भी एलिमिनेट कर लेते हैं हम लोग। समझ रहे हो बात को? ये चीज समझ रहे हो? कांस्टेंट को ऐसे भी एलिमिनेट करते, मतलब कि अगर इस टाइप का अगर डिवीजन होगा कि एक साइड में कांस्टेंट नंबर ऑफ एलिमेंट रहे और एक साइड में रेस्ट ऑफ द एलिमेंट रहे, तब इस टाइप के डिवीजन में टाइम जो लगेगा हम लोग का क्विक शॉर्ट में, वो है बीगो n स्क्वायर। मतलब कि एक पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से डिवीजन हो। ये कब डिवीजन होगा? जब मिड है जो या तो राइट मोस्ट प्लेस पर चला जाए या लेफ्ट मोस्ट में आए। राइट मोस्ट मतलब ऐसा नहीं है कि इंड में ही जाए, नहीं, इंड के नियर बाई रहे, इंड के नियर बाई रहे। लास्ट हो, लास्ट से 4 एलिमेंट पहले हो, लास्ट से 10 एलिमेंट पहले हो, मतलब लास्ट से कांस्टेंट एलिमेंट पहले हो, लास्ट से कांस्टेंट एलिमेंट पहले हो। क्योंकि यहां क्या है, एक साइड में सी गया है, मतलब सी एलिमेंट्स लास्ट का छोड़कर वहां पाइवोट हम लोग का गया था पार्टीशन के टाइम में। समझ रहे हो बात को? अब इसके बाद देखेंगे क्या, हम लोग तो देख लिए बीगो n स्क्वायर। इसमें स्टैक स्पेस कितना लगा? इसमें स्टैक स्पेस कितना लगा है? इसमें स्टैक स्पेस लगा है k लेवल्स है ना, k लेवल्स है ना, तो जितना लेवल्स होता है उतना ही स्टैक स्पेस लगता है ना। हर लेवल के लिए 1 यूनिट चाहिए, हर लेवल के लिए 1 यूनिट चाहिए। मतलब कि अगर स्टैक का साइज का बात करें तो हम लोग बोले k लेवल्स, n लेवल है, k का वैल्यू n है, देखो k का वैल्यू बीगो n है, मतलब कि स्टैक लग गया यहाँ बीगो n। लास्ट वाले में स्टैक कितना लगा था? लास्ट वाले में स्टैक कितना लगा? स्टैक साइज कितना था? log n, क्योंकि बाई टू हो रहा था, यहाँ log n लगा है। मतलब कि यहाँ 2 आंसर आ रहा है, एक बेस्ट केस बन रहा है, एक वर्स्ट केस बन रहा है। अगर बिगर प्रॉब्लम में ही, अगर बिगर प्रॉब्लम में ही 2 पॉसिबिलिटी हो आंसर का, एक छोटा रहे एक बड़ा रहे, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक बेस्ट केस होगा जो कम है, एक वर्स्ट केस होगा। समझ रहे हो बात को? मतलब क्या हम लोग बोल सकते हैं क्या कि जो मिड पोजीशन लिखे थे, इतना इतना कुछ लिखे थे, अब इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे कि बेस्ट केस में n log n टाइम लगेगा और वर्स्ट केस में टाइम कितना लगेगा? n स्क्वायर टाइम लगेगा। बेस्ट केस में
स्टैक स्पेस लॉग एन लगेगा, वर्स्ट केस में स्टैक स्पेस एन लगेगा। अब इसको एक सेंटेंस में लिख लेते हैं डायरेक्टली। अब इसको एक सेंटेंस में लिख लेते हैं। हर छोटा छोटा चीज का एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, कैसे क्यों कर रहे हैं, इस चीज को याद रखो, समझो अच्छे से, कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाओ, अभी आराम से सुनते रहो। बाकी कथा कहानी बोलकर हम सब समझा लेंगे, बाकी मेरे ऊपर छोड़ो। तुम लोग काम क्या है, काम क्या है तुम लोग का? सुनते रहना, यही ना, और बताना मेरा काम है, बता लेंगे। तो इसीलिए ये चीज को देखते हैं, ठीक। अब यहां क्या लिखते हैं, बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा है, बीगो एन लॉग एन। बेस्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा है, बीगो एन लॉग एन। और स्टैक स्पेस कितना लगा है, स्टैक स्पेस कितना लगा है, बीगो लॉग एन, यही लगा है ना। और वर्स्ट केस में अगर देखते हैं हम लोग, वर्स्ट केस में अगर देखते हैं हम लोग, तब क्या देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा है, बीगो एन स्क्वायर। और स्टैक स्पेस कितना लगा है, बीगो एन। यही आया ना अब तक का रिजल्ट, अब तक जो हम लोग किए हैं इसका रिजल्ट यही आया ना। बेस्ट केस एन लॉग एन, स्टैक लॉग एन, एंड वर्स्ट केस टाइम एन स्क्वायर स्टैक एन, यही आया है ना। अब इसके आगे का चीज हम लोग देखते हैं। देखो यहां क्या है, इन प्लेस होगा, इन प्लेस होगा, और स्पेस लेस देन इक्वल टू लॉग एन होना चाहिए। जबकि हम तो लिखे हैं वर्स्ट केस में स्टैक बीगो एन लिखे हैं, अभी आया भी है बीगो एन, अभी आया था ना, लिखे हैं, खुद से नहीं लिखे हैं, इसको प्रूफ करके लिखे हैं। जबकि यहां तो लिखा हुआ है क्विक शॉर्ट है जो इन प्लेस भी होगा, क्विक शॉर्ट इन प्लेस भी होगा, वो तो सही है भाई, इन प्लेस है, देख लिए, एक्स्ट्रा आयरन नहीं लेना पड़ा था। लेकिन ये बोल रहा है एक्स्ट्रा स्पेस लेस देन इक्वल टू लॉग एन, मतलब कि एक्स्ट्रा स्पेस लॉग एन ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। जबकि यहां हम लोग लिख चुके हैं क्या, कि वर्स्ट केस में स्टैक बीगो एन लगेगा, ठीक। अब एक चीज सोचो अच्छे से, कि जब हम लोग डिवीजन कर रहे थे n माइनस सी, यहां सी है, मान लो लास्ट में जा रहा है, एलिमेंट है जो लास्ट में जा रहा है, या फिर मतलब स्टार्टिंग में आ रहा है, मिड का पोजीशन, या लास्ट में जा रहा है, तो सी को अगर हम लोग रिप्लेस करते हैं, सी को अगर रिप्लेस करते हैं वन एलिमेंट से, यहां n माइनस 2 हो गया, फिर यहां पर क्या होगा, n माइनस 2 है, तो एक एलिमेंट यहां फिर से चला गया इस साइड में, बना क्या, n माइनस 4 बन गया, यही बना ना। एक एलिमेंट पहले n1 यहां गया, 1 यहां चला गया, एक मिड के लिए रह जाता है, मिड पोजीशन के लिए, तो n माइनस 2 बन गया है। रफली अगर लेते हैं हम लोग तो -1 लेकर काम चला सकते हैं, ठीक, माइनस सी के फॉर्मेट में। तब इस साइड में एक रहता है, यहां कांस्टेंट होगा, सेम ऐसे ही डिवीजन अगर करते जाएंगे, सेम ऐसे ही डिवीजन करते जाएंगे, तब हम लोग का नंबर ऑफ लेवल्स था जो क्या रहा था, n लेवल्स, ठीक, सही बात है, n लेवल्स है तो स्टैक स्पेस n लगेगा ही लगेगा, पक्का है। लेकिन एक चीज नोटिस करो कि जब इसको इस फॉर्मेट में डिवीजन किए हैं, इस फॉर्मेट में डिवीजन हुआ है, इसके बाद क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे इसको, यहां पर क्या करेंगे, यहां पर क्विकसॉर्ट अप्लाई करेंगे, और यहां पर भी क्विकसॉर्ट अप्लाई करेंगे ना, करेंगे ना अप्लाई, समझ रहे हो बात को। तो जब यहां भी अप्लाई करेंगे, यहां भी अप्लाई करेंगे, यहां एक ही एलिमेंट है ना, वही आंसर हो जाएगा ना। मान लो 1 रहे या फिर बोलते 0 है, सेम आंसर हो जाएगा ना। 0 के केस में क्या होगा, मान लो 0 लेंगे
तो ऐसा होगा n 0, n-1, n-2, n-3, यहाँ 0 सब में है, ऐसे ऐसे 0 है, फिर n-4 यहाँ 0 है, फिर n-5 अप टू n-k तक जाएगा, अप टू n-k तक जाता तो n-k इक्वल टू क्या करते, n-k इक्वल टू क्या करते, 1 करते, तो k इक्वल टू n आता, n लेवल्स चला गया ना, या तो लेफ्ट में जाएगा, ये कब जा रहा होगा, इस टाइप का ट्री कब मिलेगा हम लोग को, जब मिड लास्ट में जा रहा था ना। देखो पहला सब प्रॉब्लम ए है, दूसरा सब प्रॉब्लम ए है, सेकंड सब प्रॉब्लम में एक भी एलिमेंट नहीं है, सेकंड सब प्रॉब्लम में एक भी एलिमेंट नहीं है, क्योंकि मिड हम लोग का लास्ट पोजीशन में जा रहा है। अगर फर्स्ट पोजीशन में मिड रहे तो क्या होता, अगर फर्स्ट पोजीशन में मिड रहता, फर्स्ट पोजीशन में अगर हमेशा मिड आ जाए, जो पाइवोट एलिमेंट है जो हमेशा ही फर्स्ट पोजीशन में ही आ जाए, तो क्या रहता, n एक साइड में 0, एक साइड में n-1, फिर यहाँ 0, फिर n-2, ऐसे ऐसे n-k तक जाता, यही जाता। यहाँ भी क्या करते हैं, n-k इक्वल टू 1 करते, k इक्वल टू n आ जाता, n लेवल से यहाँ भी आ गया। इसमें क्या है, पहला सब प्रॉब्लम में 0 एलिमेंट है, दूसरा में n-1 है, तो क्या हमेशा ही फर्स्ट में आ जा रहा है, हमेशा ही फर्स्ट में आ जा रहा है। ये कब आएगा फर्स्ट में, फर्स्ट में m का वैल्यू इनिशियल पोजीशन कब आ सकता है, जब पाइवोट का एलिमेंट, ये पता है कि जब पाइवोट हम लोग का जहां भी जाता है वही उसी का लोकेशन है जो रिटर्न होता है पार्टीशन एल्गो से। मतलब कि अगर पहला पोजीशन ही रिटर्न हो गया है, इसका मतलब क्या है कि पाइवोट सबसे छोटा एलिमेंट था, पाइवोट सबसे छोटा एलिमेंट था, सब एलिमेंट में सबसे छोटा था। फिर अगला बार फिर से छोटा रिटर्न हुआ, सबसे स्टार्टिंग में आ गया। मतलब कि अगर ऐसा लेते हैं 1 2 3 4 5, यहां इसको अगर पाइवोट लेते हैं, पार्टीशन करेंगे तो क्या होगा, 1 अपना सही पोजीशन में, इसके राइट में सब बड़ा है, लेफ्ट में कुछ है ही नहीं इसका, तो अगला में पार्टीशन में 1 ही बनेगा ना, फिर नेक्स्ट सब प्रॉब्लम बनेगा यही ना। फिर जब 2 को लेंगे तो नेक्स्ट सब प्रॉब्लम ये बनेगा ना, फिर 3 को लेंगे नेक्स्ट सब प्रॉब्लम ये बनेगा ना, 4 को लिए नेक्स्ट सब प्रॉब्लम ये बनाना। कि मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट पहले ही रहे, असेंडिंग ऑर्डर में अगर पहले से ही एलिमेंट रहेगा तब ऐसा ट्री बनेगा, तब ऐसा ट्री बनेगा। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या है कि सॉर्टेड है ना, सॉर्टेड है ना वो पहले से ही, या फिर ये बनेगा असेंडिंग ऑर्डर के लिए, या फिर बोल सकते हैं क्या कि ऐसा अगर रहे 6 5 4 3 2 1, अगर ऐसा रहे और डिसेंडिंग में ही हम लोग को सॉर्टिंग करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ही करना है, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको कर सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1 2 3 4 5 6 ऐसा एलिमेंट है। पाइवोट सिलेक्शन का ही बात था ना, पाइवोट फर्स्ट एलिमेंट को ले रहे थे ना, यहां पर हम फर्स्ट को नहीं लेंगे, हम हमेशा लास्ट को लेंगे। मेरा मन है ना, किसका मन हो सकता है, मेरा मन हो सकता है कि हम लास्ट को लेंगे, लास्ट इसको लेंगे, उसी पोजीशन में रह जाएगा, ये सब प्रॉब्लम बनेगा, फिर इसको लेंगे ये सब प्रॉब्लम बनेगा, इसको लेंगे ये सब प्रॉब्लम बनेगा। मतलब कि हमेशा मिड लास्ट में ही हो जा रहा है। एक साइड में इसके राइट में एलिमेंट नहीं रहता, राइट में देखो एलिमेंट नहीं रहता, 0 बन जाता है, राइट में हमेशा 0 बन जा रहा है, यहां पर लेफ्ट में हमेशा 0 बन रहा है, लेफ्ट में 0 बन रहा है, समझ रहे हो। या फिर एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑर्डर में नहीं लें तब भी एक ऐसा चांस बन सकता है कि जो पहला एलिमेंट मिले हम लोग को वो या तो लेफ्ट में चला जाए या तो राइट में चला जाए। ये भी हो सकता है कि जो पहला एलिमेंट लिए 5 4 1 3 6 ऐसा कुछ भी लिए, एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये देखो 5 लिए हैं, 5 लगभग लास्ट में जाएगा, केवल 6 बचेगा, फिर यहां पर कोई ना कोई रिप्लेस होकर आएगा। कौन सा रिप्लेस होकर आएगा, 3 आ रहा है, मान लो यहाँ 1 आता, मान लो यहां ले रहे हैं, या तो मान लो एक बार पार्टीशन किए ये लास्ट में चला गया पहला एलिमेंट, दूसरी बार पार्टीशन किए जो मिड पोजीशन था जो फर्स्ट आ गया,
फिर किए लास्ट चला गया, फिर किए फर्स्ट आ गया, मिड कहीं भी जा सकता है। तो एज्यूम हम लोग करते हैं, ऐसा केस तो बनता है ना, मान लो पहला बार में मिड क्या है, फर्स्ट में ही चला है, दूसरा बार पार्टीशन करे बाकी सब प्रॉब्लम का तो लास्ट में चला जाए, फिर फर्स्ट में आ जाए। मतलब कि या तो हो सकता है कि ऐसा अल्टरनेट ना हो कि फर्स्ट लास्ट नहीं हो, लेकिन पहला 5 बार फर्स्ट आया, फिर अगला 25 बार लास्ट आया है, फिर 10-20 बार फर्स्ट आया। मतलब कि फर्स्ट या लास्ट के राउंड ही अगर जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि ट्री कुछ ऐसा दिखेगा। अगर इस तरीके का नहीं भी दिखेगा तो यहां से क्या देखोगे क्या कि मान लो यहाँ n-2 ना होकर वैसा ट्री अगर बनाते हैं कि यहाँ n है, यहाँ 0 है, यहाँ n-1 है, फिर इस साइड में इसके राइट में 0 हो जाए, यहाँ n-2 हो जाए, फिर यहाँ पर n-3 हो जाए, राइट में 0 हो जाए, फिर इसके लेफ्ट में 0 हो जाए, फिर इसके राइट में n-4 हो जाए। ये भी तो पॉसिबल है। तो इसका भी नंबर ऑफ लेवल देखो, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, 4 लेवल, 5 लेवल, ऐसे अगर देखेंगे इसमें भी तो n लेवल होगा, इसमें भी n लेवल हो रहा है ना, बन रहा है ना। तो n लेवल जब बनता है, एक साइड में तो कांस्टेंट नंबर है एलिमेंट, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा वो। ये 0 मतलब 0 नहीं है, मान लो कुछ कांस्टेंट है, 10 एलिमेंट है, तो एक साइड में n-1 एलिमेंट है, ये जितना देर तक जाएगा नीचे, ये तो वहां ऐसे भी नहीं पहुंच सकता है, ये पहले ही खत्म हो जाएगा, ये पहले ही खत्म हो जाएगा ना, 5 ही एलिमेंट है। पार्टीशन एल्गो तो बार बार हम लोग लगा रहे हैं, तो एक लेवल पर लगा रहे हैं ना। ऐसे मान लो एक एरे इतना लंबा है, मिड का पोजीशन ए आ गया हम लोग का, तो अगला स्टेप में इस पर लगाएंगे हम लोग पार्टीशन एल्गो, और फिर इस पर भी तो लगाएंगे उसी टाइम में। अगला जो पास हम लोग का होगा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा से स्टेप 2 में, स्टेप पास 2 में मतलब बोल सकते हैं कि यहां भी लगाएंगे, यहां भी लगाएंगे। ये ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, इसको स्मॉल बनने में, स्मॉल बनेगा तब फंक्शन टर्मिनेट होगा, इसको स्मॉल बनने में बहुत टाइम लगेगा। ये तो पहले ही खत्म हो जाएगा ना, पहले ही खत्म हो गया ना। मतलब कि बोल सकते हैं कि एक साइड में फंक्शन कॉल, कुछ ही फंक्शन कॉल हुआ या फिर नहीं हुआ। मतलब कि बहुत सारा ऐसा लेवल बनेगा जहां पर एक ही फंक्शन कॉल होगा, एक साइड का फंक्शन कॉल ही नहीं होगा, क्योंकि एलिमेंट्स ही नहीं रहेगा। तो जब एलिमेंट नहीं होगा एक साइड का, मतलब कि ये दोनों फंक्शन में एक ही फंक्शन कॉल होगा, ये दोनों फंक्शन में एक ही फंक्शन कॉल होगा। इसको यहां से मिटाते हैं, एक बार अच्छे से समझ लो, लास्ट ही है, इसको देख लो अच्छे से। इसको जो हम लोग tn/2 बार बार लिख कर चल रहे थे कि मिड में जाएगा, अब हम लोग जान चुके हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि मिड में जाएगा, ये कहीं भी जा सकता है, ये कहीं भी जा सकता है, राइट मोस्ट, लेफ्ट मोस्ट, मिड, या फिर नियर अराउंड, राइट मोस्ट, नियर अराउंड, लेफ्ट मोस्ट, नियर अराउंड, मिड पोजीशन, कहीं भी जा सकता है। तो इसको जो हम लोग लिए हैं, इसका एक्चुअल जो tn/2 कब होगा, मिड के लिए लिए थे, तो एक्चुअल जब इसका लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये t ऑफ m-p क्यों किए, क्योंकि मिड पोजीशन के पहले जितना एलिमेंट है वो पहला फंक्शन कॉल होगा, पहला फंक्शन रहेगा। तो मिड के पहले कितना एलिमेंट है, 1 से लिखते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बोलेंगे। 5 से पहले कितना एलिमेंट है, क्या करोगे, 5-1 किए, 5-1 कितना हो गया, 4। इससे पहले कितना एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट माइनस स्टार्टिंग एलिमेंट करेंगे। एलिमेंट मतलब क्या है, एलिमेंट को एक्चुअली नहीं कर रहे हैं, एलिमेंट का वैल्यू कुछ और, पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का हम बात कर रहे हैं। तो मान लो फर्स्ट पोजीशन है, तो पोजीशन तो 1 2 3 4 ही जाएगा। एलिमेंट यहाँ कुछ भी रहे, यहाँ पर 10 रहे, 20 रहे, 1 रहे, 40 रहे, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। तो ये पोजीशन के इससे पहले कितना पोजीशन है, कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो लास्ट पोजीशन माइनस फर्स्ट पोजीशन करेंगे। तो पहला सब प्रॉब्लम में मिड से पहले ही रहेगा, पहला सब प्रॉब्लम क्या है, मिड के जस्ट पहले तक रहेगा। मिड के जस्ट पहले तक कितना एलिमेंट्स है, तो मिड क्या है, m है, m-p, क्यों, क्योंकि p से स्टार्ट हो रहा है। तो t ऑफ m-p होगा इसका टाइम, पहले वाले का। दूसरे वाले का कितना टाइम लगेगा, एक्चुअल टाइम ही होगा। ये एजम्पशन था कि मिड में जा रहा है, ये एक्चुअल टाइम लिख रहे हैं। दूसरे वाले का टाइम कितना लगेगा,
क्यू माइनस एम, क्यू माइनस एम, या फिर एम प्लस वन कर सकते हैं, क्यू माइनस एम प्लस वन। क्यों? क्योंकि यहां के बाद ए है, जो एम है इसके बाद का एलिमेंट है, तो यहां से स्टार्ट हुआ, ये क्या है, एम प्लस वन का पोजीशन है, ये क्या है, क्यू है, तो क्यू माइनस एम प्लस वन ऐसे लिखेंगे, मतलब क्यू माइनस एम माइनस वन, वन कॉन्स्टेंट है हटा लेते हैं, क्यू माइनस एम बच गया, मतलब कि क्यू माइनस एम बच गया। ये एक्चुअल टाइम लग रहा है दोनों को। अब इसका जो भी वैल्यू आ जाए, समझ रहे हो बात को? तो इसका अगर हम लोग रेकरेंस रिलेशन एक्चुअली लिखते हैं, इसका रेकरेंस रिलेशन अगर एक्चुअल में हम लोग लिखना चाहें, इसका रेकरेंस रिलेशन कैसे एक्चुअल में लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टी ऑफ एन इक्वल टू, टी ऑफ एन इक्वल टू, ये सब कांस्टेंट है, यहां पर क्या बचा था, ये सब कांस्टेंट बचा था, लास्ट में बचता क्या था, कनकर स्टेप प्लस पार्टीशन का, यही बच रहा था ना। बाकी तो देखो बिग O1 है, बिग O1 है, कांस्टेंट है, हटा दिए, तो बचा क्या, कनकर में कितना टाइम लगा है, कनकर वाले स्टेप में कितना टाइम लगा है, टी ऑफ एम माइनस पी, तो क्या बन गया, टी ऑफ एम माइनस पी प्लस टी ऑफ क्यू माइनस एम प्लस एन। ये पार्टीशन के लिए एन टाइम तो लगा ही लगा है, ये तो फिक्स है, मतलब एन लग गया। ये है जो हम लोग का एक्चुअल रेकरेंस रिलेशन, ये हम लोग का एक्चुअल रेकरेंस रिलेशन जो क्विक सॉर्ट का है, जो मिल गया, यही एक्चुअल है। अब मान लो टी ऑफ एन इक्वल टू टी ऑफ एम माइनस पी टी ऑफ क्यू माइनस एम प्लस एन, ये बन गया। अब मान लेते हैं, क्या ये एक्चुअल समझ गए हो, ये कहां से आया, ये दोनों समझ गए हो अच्छे से। अब इसके बाद का देखो, मान लो m माइनस पी है, तो m अगर पहला पोजीशन पर चला आएगा, पहला पोजीशन में अगर चला जाएगा, तो m और p इक्वल हो गया ना। अगर m बराबर p हो जाए, इफ m इक्वल टू p, मतलब क्या है कि जो m है पार्टीशन के बाद में फर्स्ट पोजीशन में चला आया है, तो क्या बन जाएगा, t ऑफ जीरो, टी ऑफ जीरो बन गया ना। अगर m और p इक्वल है, तो a क्या बन जाएगा, a क्या बनेगा, टी ऑफ जीरो यहां बन जाएगा। अगर m बराबर p है, अगर मतलब कि p के पोजीशन में ही अगर m है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, टोटल एलिमेंट q माइनस वन, टी ऑफ q माइनस वन। q माइनस वन को और क्या लिख सकते हैं, टी ऑफ n माइनस वन, n माइनस वन, क्योंकि q क्या है, nth एलिमेंट है ना, लास्ट एलिमेंट है ना। मान लो n एलिमेंट है मेरा एरे में, nth एलिमेंट है ना, तो t ऑफ n माइनस वन। तो एक्चुअल जो हम लोग को टाइम, एक चांस है अगर m इक्वल टू p रहता है, अगर इसको एज्यूम करते हैं m इक्वल टू p है, पार्टीशन के बाद में हम लोग का पाइवोट फर्स्ट पोजीशन में अगर चला आया है, m इक्वल टू p हो गया है, तब क्या है, फंक्शन कॉल कैसा होगा, मतलब फंक्शन का जो फंक्शन के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों का लिखेंगे कनकर स्टेप में, कैसा होगा, t0 प्लस tn माइनस वन, यही हुआ ना, प्लस n एक अलग से है, तो कैसा लिखेंगे, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू t0 प्लस tn माइनस वन प्लस n, यही बन जाएगा ना, यही बनेगा ना। या फिर एक चांस क्या है कि मान लो m इक्वल टू p ना हो, m इक्वल टू q हो जाता, तो q माइनस m जीरो हो जाएगा, q माइनस m जीरो हो जाएगा, तो यहां पर क्या होगा, m क्या है, q है, q माइनस p क्या है, n माइनस वन आएगा, मतलब कि यहां पर tn माइनस वन हो जाए, तो या तो tn माइनस वन यहां पर हो रहा है, या तो यहां पर होगा, अगर यहां पर होगा तो t0 यहां होगा। तो एक t0 है, ये फंक्शन कॉल तो नहीं एग्जीक्यूट होगा ना, ये फंक्शन कॉल तो नहीं होगा ना, कहीं एक अगर लास्ट में जाता है m या फर्स्ट में आता है, तो एक साइड में फंक्शन कॉल t0 बन रहा है, जो कि t0 एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, खत्म हो गया, वेनिश कर गया, क्योंकि जीरो है, ये स्मॉल प्रॉब्लम है, सीधा ही खत्म हो गया हो, मतलब कि बचा क्या, tn माइनस वन प्लस n, यही बच गया ना। मतलब कि यहाँ दो फंक्शन कॉल है, यहाँ दो फंक्शन कॉल है, एक ए है फंक्शन कॉल,
एक ये है फंक्शन कॉल, दो फंक्शन में से अगर एक ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, समझ रहे हो बात को, समझो अच्छे से, अगर एक ही फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, एक फंक्शन खत्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट या लास्ट जाने के कारण एक T0 बन रहा है, T0 एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ रहा है, तो बस एक ही फंक्शन कॉल यहां पर एग्जीक्यूट हो रहा है, Tn-1 अगर एग्जीक्यूट हो रहा है हम लोग का, तो इस केस में एक फंक्शन कॉल के बाद एक फंक्शन कॉल जब होता है, एक फंक्शन कॉल के जस्ट बाद में एक और फंक्शन कॉल जब होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? एक फंक्शन कॉल के बाद में अगर एक फंक्शन कॉल है तो क्या बोलते हैं हम लोग? नॉन टेल रिकर्सिव। एक फंक्शन कॉल के बाद में एक फंक्शन कॉल अगर है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं नॉन टेल रिकर्सिव। नॉन टेल रिकर्सिव, तो नॉन टेल रिकर्सिव जब है, एक फंक्शन कॉल के बाद में एक फंक्शन कॉल अगर है, नॉन टेल रिकर्सिव है, मतलब कि इसका नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिखकर भी स्पेस हम लोग नहीं बचा सकते हैं। समझ रहे हो? नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम क्यों लिखते थे? स्पेस को बचाने के लिए, एक्स्ट्रा स्पेस को मिनिमाइज करने के लिए। तो एक फंक्शन कॉल के बाद में एक और फंक्शन कॉल है, तो ये प्रोग्राम कैसा है? नॉन टेल रिकर्सिव है, नहीं बचा सकते हैं। लेकिन एक स्पेशल केस ऐसा बनता है, कब नहीं बचा सकते हैं? नॉन टेल रिकर्सिव कब होगा? जब दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट हो। दोनों फंक्शन एग्जीक्यूट होने का मतलब क्या है? कि ये फॉर्मेट में रहे Tn/2 दोनों को अपना अपना टाइम आ रहा है। तो इस टाइम में, ऐसा टाइम आने पर तो ऐसे भी बेस्ट केस ही आता है ना, स्टैक स्पेस लॉगिन आ ही जाता है ना। इस केस में तो स्टैक स्पेस लॉगिन आ ही रहा है। वर्स्ट केस में स्टैक स्पेस जो बिगो एन आ रहा है, ये कब आ रहा था? ये तब आ रहा था जब हम लोग के पास ऐसा कुछ कंडीशन बन गया था, T0 + Tn-1 बना हुआ था। इस टाइप के कंडीशन के लिए हम लोग का वर्स्ट केस आया था। लेकिन इस टाइप के कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि एक ही फंक्शन कॉल, दोनों में से एक ही, या तो ये यहाँ रहे, एक ही फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जब एक ही फंक्शन कॉल जब एग्जीक्यूट होगा तो क्या बन जाएगा? ये क्या बना देगा? ये पूरा जो कंडीशन है, इससे एक ही फंक्शन कॉल जब एग्जीक्यूट होगा, यहां लिख लो ओनली वन फंक्शन कॉल इन क्विक सॉर्ट makes it टेल रिकर्सिव। मतलब कि एक ही फंक्शन कॉल ये क्या कर रहा है? वर्स्ट केस जब आ रहा है हम लोग का, जब वर्स्ट केस आ रहा है, टाइम स्टैक जो हम लोग स्टैक के अकॉर्डिंग बिगो एन स्टैक ले रहे हैं, कब? जब वर्स्ट केस आ रहा है। वर्स्ट केस में क्या देख रहे हैं कि हम लोग का एक ही फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, एक खत्म हो जा रहा है। तो जब एक ही फंक्शन कॉल यहां पर एग्जीक्यूट हुआ, कोई भी एक, पहला हो या दूसरा हो, कोई भी हो, एक फंक्शन के बाद एक और फंक्शन नहीं आया ना, कोई एक ही एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब कि इसको क्या बना दिया? इसको बना दिया ये टेल रिकर्सिव। इसको अच्छे से लिख लो, टेल रिकर्सिव दिखना चाहिए तो लो और अच्छा से लिख लेते हैं, मेक्स इट टेल रिकर्सिव। मेक्स इट टेल रिकर्सिव जब एक ही फंक्शन कॉल होगा। तो जब टेल रिकर्सिव है, इसका मतलब टेल रिकर्सिव का मीनिंग क्या होता है? कि हम लोग नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिख सकते हैं। लिखने का तो हम लोग इसमें भी लिख सकते हैं, नॉन टेल रिकर्सिव में भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टैक स्पेस नहीं बचता है, उतना ही लग ही जाएगा, वहां भी स्टैक लगेगा। लेकिन इस केस में टेल रिकर्सिव प्रोग्राम जब रहेगा तो नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम हम लिख सकते हैं। तो नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम से होगा क्या कि स्टैक हम लोग का लगेगा ही नहीं, एक ही फंक्शन कॉल होगा, मतलब कि स्टैक स्पेस लग जाएगा कितना? बिगो 1। क्योंकि नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिख रहे हैं, नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम क्या करेंगे? लूप के अकॉर्डिंग लिख देंगे। एक ही फंक्शन कॉल है, जब एक ही फंक्शन कॉल है, लूप के अकॉर्डिंग लिख देंगे।
समझ रहे हो बात को? सीक्वेंस में समझो सबको, ठीक ना, गड़बड़ नहीं करना है। हम क्या बोले कि बेस्ट केस में लॉग इन लग रहा है जब दोनों फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होगा तब, लेकिन जब एक साइड में अगर चला जाएगा, अगर एक साइड में पार्टीशन होकर पाइवोट चला जाए, राइट मोस्ट या लेफ्ट मोस्ट के अराउंड चला जाए, अगर उस केस में नंबर ऑफ लेवल्स जो बनेगा वो n लेवल बनेगा। n लेवल बनेगा तो स्टैक स्पेस n लगेगा, बात पक्का है। लेकिन उस केस में जब n लेवल बनता है, उस केस में एक ही फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट हो रहा है। जब एक फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट हो रहा है तब क्या बन गया, ये पहले दो फंक्शन कॉल जब एग्जीक्यूट हो रहा था एक के बाद एक, उस केस में ये था नॉन टेल रिकर्सिव। तो नॉन टेल रिकर्सिव था तो टाइम हम लोग का लगा था लॉग इन। लेकिन अब जब वर्स्ट केस में स्टैक स्पेस n लग रहा है, n लेवल से जब हुआ है, उस केस में क्या देख रहे हैं कि एक ही फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट अब होना है। जब एक ही फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट होना है, उस केस में क्या देख रहे हैं हम लोग कि एक फंक्शन कॉल होने का मतलब क्या है कि इसको बना दिया टेल रिकर्सिव। जब टेल रिकर्सिव बना दिया तो एक ऐसा हो गया, इसके लिए टेल रिकर्सिव के लिए क्या करेंगे, नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिख सकते हैं लूप यूज करके। जब नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिख सकते हैं तो यहाँ पर टाइम कितना लगा, यहाँ पर मतलब स्पेस कितना लगा, टाइम तो उतना ही लगेगा, टाइम लॉजिक पर डिपेंड करता है, टाइम उतना ही लगेगा, लेकिन स्पेस हम लोग का एक ही फंक्शन कॉल है ना, तो स्टैक स्पेस बन गया बिग O 1। मतलब कि जो वर्स्ट केस का स्टैक स्पेस था, वर्स्ट केस का जो स्टैक स्पेस था, ये कितना बन गया, बिग O 1। ये बन गया बिग O 1। कैसे, यहां लिख लो, ड्यू टू टेल रिकर्सिव। टेल रिकर्सिव हुआ तो वर्स्ट केस वाले को बिग O 1 बना दिया। मतलब कि अब अगर तुमसे कोई पूछ दे कि क्विक सॉर्ट का स्टैक स्पेस वर्स्ट केस में कितना लगेगा, तो बिग O n नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि बिग O n जब होता है तब नॉन रिकर्सिव लिखकर हम लोग स्पेस को रिड्यूस कर लेते हैं बिग O 1 में, बिग O 1 में रिड्यूस कर लेते हैं स्पेस को। मतलब क्या कि इसका बेस्ट केस में जो स्टैक स्पेस है यही इसका टोटल ओवरऑल वर्स्ट केस स्टैक है। मतलब कि बेस्ट केस का टाइम log n हो गया, स्टैक स्पेस log n हो गया, वर्स्ट केस का टाइम बिग O n स्क्वायर हो गया, स्टैक स्पेस बिग O 1 हो गया। तो ओवरऑल अगर बात करें हम लोग कि स्पेस के लिए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए, अगर ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं, इसको हटाते हैं, अगर बात करते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए बेस्ट केस और वर्स्ट केस कितना होगा, log n ही होगा, क्योंकि बेस्ट केस वर्स्ट केस log n होगा। स्पेस देख लिए हम लोग टेल रिकर्सिव होने के चलते। और टाइम कितना होगा, वर्स्ट केस में टाइम n स्क्वायर लगेगा और बेस्ट केस में टाइम n log n लगेगा। समझ रहे हो बात को? मतलब हम लोग क्या देखे अभी तक कि अच्छा वर्स्ट एक और चीज नोटिस करो कि वर्स्ट केस में जो टाइम हम लोग का n स्क्वायर लग रहा है, n स्क्वायर लग रहा है, जो वर्स्ट केस में क्यों लग रहा है, वर्स्ट केस में टाइम n स्क्वायर क्यों लग रहा है, ऐसा क्या होता था? तो हम लोग क्या देखें कि जब पार्टीशन करते हैं एलिमेंट इंड में चला जाता है या फर्स्ट में चला जाता है। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है कि जो एरे हम लोग सॉर्ट करना चाह रहे हैं क्विक सॉर्ट इंप्लीमेंट करके, वो एरे फर्स्ट में कब आएगा, जब वो सबसे छोटा एलिमेंट हो। लास्ट में कब जाएगा, जब सबसे बड़ा एलिमेंट हो। तो लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट ही तो होना चाहिए, सॉर्टेड एरे में भी तो वही होना चाहिए। फर्स्ट में कब आएगा, जब सबसे छोटा एलिमेंट हो। तो फर्स्ट में तो सॉर्टेड एरे में भी तो छोटा एलिमेंट ही चाहिए ना, तभी वो फर्स्ट पोजीशन में गया। मतलब क्या बोल सकते हैं इनडायरेक्टली हम लोग, क्या कि एरे सॉर्टेड और ऑलरेडी नहीं ऑलमोस्ट लिखते हैं, या तो एरे सॉर्टेड रहे या फिर
ऑलमोस्ट सॉर्टेड रहे, ऑलमोस्ट सॉर्टेड रहे, एरे अगर सॉर्टेड रहे या फिर ऑलमोस्ट सॉर्टेड रहे, तब क्विक सॉर्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा बीगो एन स्क्वायर। इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है कि क्विक सॉर्ट के साथ में आवारागर्दी नहीं किया जा सकता है। आवारागर्दी करोगे ये खुद आवारा है, समझ रहे हो? इसका सिंपल मीनिंग है कि अगर रियल में सॉर्टिंग करना है, सचमुच में अगर सॉर्टिंग करना है, अनसॉर्टेड एरे सचमुच में है, तब हमको दो सॉर्टिंग करने के लिए हम n log n में सॉर्ट कर लेंगे, n log n में सॉर्ट कर लेंगे। मतलब क्या, अगर अनसॉर्टेड है, अगर यहां लिखते हैं अगर अनसॉर्टेड एरे है तब टाइम लगेगा बीगो n log n। अगर अनसॉर्टेड सचमुच में है तब ये फर्स्ट केस हो गया, इसको मान लेते हैं सेकेंड केस। फर्स्ट अगर अनसॉर्टेड एरे है तो टाइम लगेगा n log n और स्पेस या स्टैक यहां कर लेते हैं, स्पेस लगेगा बीगो log n। और अगर ऑलरेडी सॉर्टेड या ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, ऑलमोस्ट सॉर्टेड का मतलब क्या हो गया, सॉर्टेड मतलब क्या हो गया, सब एलिमेंट अपना सही ऑर्डर में है। ऑलमोस्ट मतलब क्या हो गया, कोई एलिमेंट है इधर उधर, कुछ ही एलिमेंट है जो अपना रॉन्ग पोजीशन में है, बहुत सारा एलिमेंट अपने राइट पोजीशन में पहले से ही अवेलेबल है, तो उसको बोलते हैं ऑलमोस्ट सॉर्टेड। यही हुआ ना, अगर 50 रुपया तुम्हारे पास में है, किसी के पास में 48 रुपीज है, किसी के पास में 52 रुपीज है, क्या बोलेंगे, ऑलमोस्ट इक्वल है। बस वही चीज है, सॉर्टेड के नियर ही है, सॉर्टेड है या फिर ऑलमोस्ट सॉर्टेड है, मतलब लगभग सॉर्टेड है। समझ रहे हो बात को? तो ऑलमोस्ट सॉर्टेड या सॉर्टेड रहे तब हम लोग क्विक सॉर्ट नहीं लगा सकते हैं। अगर लगाएंगे, लगाने का तो यूज कर लेंगे, लेकिन ये टाइम कंज्यूम ज्यादा कर लेगा। अगर सॉर्टेड या ऑलमोस्ट सॉर्टेड में क्विक सॉर्ट इंप्लीमेंट करेंगे तो ये टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लेगा, इसलिए अनसॉर्टेड में करते हैं। अनसॉर्टेड करना आसान है, अनसॉर्टेड में क्या है, अनसॉर्टेड है तो n log n में काम कर देगा, मतलब कि अच्छा चीज है। तो यही यहां पर लिखा हुआ है, क्या, प्रैक्टिकली सॉर्टिंग एल्गोरिथम। देखो ये कंडीशन क्या लिखे थे, एक क्विक सॉर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं, क्या है, प्रैक्टिकली सॉर्टिंग एल्गोरिथम। अगर रियल में अनसॉर्टेड है तब यूज करो, तब n log n टाइम में ये सॉर्टिंग कर लेगा। सच में अगर जरूरत है, नीड है, रिक्वायरमेंट है सॉर्टिंग का, तब तो क्या हो गया, प्रैक्टिकली अगर जरूरत है सॉर्टिंग का तब क्विक सॉर्ट अपना काम कर लेगा, कितना में, n log n में, अगर जरूरत है तो। अगर नहीं जरूरत है, थोड़ा एलिमेंट इधर उधर अगर है, तब क्विक सॉर्ट लगा लोगे तब बहुत ज्यादा टाइम लेगा, n स्क्वायर टाइम लेगा। तो अगर ऑलमोस्ट, तो बोलो कि एरे सॉर्टेड रहे या ऑलमोस्ट सॉर्टेड रहे, तो इसमें क्या यूज करेंगे भाई, कुछ ऐसा चीज रहना चाहिए ना यहाँ पर भी जो टाइम कम ले, क्योंकि ऑलमोस्ट सॉर्टेड है। अब इसके लिए टाइम n स्क्वायर देंगे, इसका मतलब क्या है कि पहले हम लोग को उस एरे को जंबल करना पड़ेगा, पूरे जंबल करेंगे, मिला देंगे, फिर जाकर सॉर्ट करेंगे, तब n log n टाइम लगेगा। टाइम बचाने के लिए ही करना होगा, n टाइम में हम लोग इधर उधर जंबलिंग करेंगे कुछ, तो ऐसा नहीं है। अगर सॉर्टेड और ऑलमोस्ट सॉर्टेड है ना, तो इसको सॉर्टिंग करने के लिए एक और टेक्निक है सॉर्टिंग का, उसका नाम है इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट एक और सॉर्टिंग टेक्निक है, इंसर्शन सॉर्ट, जो किसके लिए बना है, मेनली सॉर्टेड और ऑलमोस्ट सॉर्टेड के लिए। अनसॉर्टेड के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन सॉर्टेड और ऑलमोस्ट सॉर्टेड अगर एरे हम इसमें देंगे इंसर्शन सॉर्ट में, तब ये हम लोग को बीगो n टाइम में ही सॉर्टिंग कर देगा।
जो काम के लिए क्विक सॉर्ट n स्क्वायर टाइम ले रहा था, सेम उसी काम को n टाइम में कर देगा इंसर्शन सॉर्ट। कब, कौन से केस के लिए? जब ऑलमोस्ट सॉर्टेड या सॉर्टेड रहे तब। सॉर्टेड और ऑलमोस्ट सॉर्टेड अगर रहे तो हम लोग कौन सा एल्गो यूज करना है? कहीं भी क्वेश्चन में आ जाए कीप द अरे इज ऑलमोस्ट सॉर्टेड, बस आंख बंद करके समझो इंसर्शन सॉर्ट की बात कर रहा है। ऑलमोस्ट सॉर्टेड या सॉर्टेड जैसे ही आ गया इंसर्शन सॉर्ट का ही बात कर रहा है, क्योंकि सबसे कम टाइम यही लेता है। बोलो इंसर्शन सॉर्ट कैसे करते हैं, बताएंगे। इंसर्शन सॉर्ट जब बताएंगे पूरे डिटेल में इसको बताएंगे। अभी बस याद, उस समय भी हम बताएंगे ये चीज जब बता रहे होंगे इसमें कि सॉर्टेड और ऑलमोस्ट सॉर्टेड में इंसर्शन सॉर्ट में n टाइम लगा है और क्विक सॉर्ट में n स्क्वायर टाइम लगा था, उस समय हम इसको रिकॉल भी करवाएंगे। अभी बस इतना जान लो कि सॉर्टेड और ऑलमोस्ट सॉर्टेड में इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट परफॉर्मेंस होता है और बिगो n टाइम लगता है। समझ रहे हो? अब ये चीज समझ लिए कि प्रैक्टिकली सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, प्रैक्टिकली सॉर्टिंग एल्गोरिथम है, समझ लिए। इन प्लेस है और एक्स्ट्रा स्पेस लॉग n ही लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। क्यों? हम लोग यहां देख लिए हैं कि n स्पेस जब लग रहा है तो नॉन टेल रिकर्सिव, मतलब ये टेल रिकर्सिव प्रोग्राम बनता है, तो इसके लिए नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिखकर हम लोग स्पेस को रिड्यूस कर लेते हैं। मतलब कि वर्स्ट केस में और बेस्ट केस सेम है, इसका लॉग इन टाइम ही लगेगा। समझ रहे हो बात को? इस कंडीशन हम लोग जान लिए, ये भी जान लिए। अब एक और चीज है, पहला क्या है? नॉट स्टेबल। फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें लिखा हुआ, या कैरेक्टरिस्टिक्स इसका बोल सकते हैं क्या? नॉट स्टेबल। इसका क्या आगे लिखे? रिपीटेड एलिमेंट स्वैप्ड, मतलब कि एलिमेंट अगर रिपीट हो रहा है तो स्वैपिंग हो जाएगा। जैसे मर्ज सॉर्ट में क्या बताए थे? मर्ज सॉर्ट में बोले थे क्या कि अस्टेबल होता है मर्ज सॉर्ट। क्यों? अगर रिपीटेड एलिमेंट होता है उसका पोजीशन सेम ही रह जाता है। अगर रिपीटेड एलिमेंट होता है तो पोजीशन सेम होता है। समझ रहे हो बात को? अगर रिपीटेड एलिमेंट होता है तब पोजीशन सेम रह जाता है, नहीं तो क्विक सॉर्ट में अगर रिपीटेड एलिमेंट लेंगे हम लोग तो रिपीटेड एलिमेंट है जो यहां स्वैपिंग हो जाएगा। मर्ज सॉर्ट में कौन सा स्टेप था? क्या स्टेप वहां पर था जिसके चलते वो स्टेबल बना रहा था? हम लोग क्या कर रहे थे जब मर्ज कर रहे थे दो एरे को, तो क्या कर रहे थे? इसके पहले एलिमेंट से इसका पहला एलिमेंट को कंपेयर करते थे। अगर ए एलिमेंट अगर क्या लिखते थे, यहां पर मान लो कोई भी पोजीशन था, ए एरे ए है, ए एरे बी है, A1 है, A1 मान लो पोजीशन आई और जे लेकर किए थे, तो ए ऑफ आई ग्रेटर देन बी ऑफ आई। अगर ऐसे किए थे, यहां पर मान लो जे ही लिख लेते हैं, बी ऑफ जे, अगर ए कंडीशन रहेगा, ए ऑफ आई ग्रेटर रहेगा, तब जाकर एक और एरे में क्या कॉपी करेंगे? मूव करेंगे। क्या मान लो ये सी है तो क्या करते थे? सी ऑफ के इक्वल टू बी ऑफ जे, तब बी ऑफ जे को कॉपी करेंगे सी में, तब कॉपी करेंगे। अगर ए कंडीशन नहीं है, ए ऑफ आई अगर ग्रेटर नहीं है तो क्या क्या हो सकता है? या तो स्मॉल है या तो इक्वल है। अगर इससे स्मॉल रहेगा तब भी पहले यही आएगा, अगर इक्वल होगा दोनों तब भी पहले यही आएगा। तो देखो इक्वल होने पर भी पहला एलिमेंट ही यहां पर आया था ना। अगर इक्वल होने में ए एलिमेंट अगर यहां आ जाए स्वैपिंग हो जाता, क्योंकि इक्वल होने में ए एलिमेंट यहां आएगा पहले, इसके बाद ए एलिमेंट आएगा, तो ए एलिमेंट यहां चला आया, ए एलिमेंट आगे आया, स्वैपिंग हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। हुआ क्या था? एक कंडीशन फॉल्स कब होगा? जब लेस देन इक्वल टू ए आई रहे। तो ए आई अगर लेस देन इक्वल टू रहे तो ए आई को ही कॉपी करना है, ए आई को ही कॉपी करना है। ये मर्ज सॉर्ट में हम लोग देखे थे, इसलिए मर्ज सॉर्ट में अस्टेबल था, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा था। अब क्विक सॉर्ट में क्या है? अस्टेबल नहीं है, पोजीशन यहां चेंज हो जा रहा है, यहां पर पोजीशन चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा है? एक बार इसको भी अब देखते हैं। यहां तक समझ गए हो पूरा? लास्ट है, इसको अच्छे से देख लो। इतना देर जब टाइम दे सकते हो पढ़ने के लिए, थोड़ा टाइम और दे देंगे, ये भी समझ ही लेते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए क्विक सॉर्ट।
समझ रहे हो बात को? इतना जब टाइम दे ही दिए हो, थोड़ा टाइम और दे दो। क्या अब इतना जल्दी क्या है, कहां जाना है? इतना जल्दी कहां जाओगे बताओ? 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट में भी देख लो। क्या बात कर रहे हैं हम लोग? नॉट स्टेबल, स्टेबल नहीं है, इसको बताना है ना, यही प्रूफ करना है ना। देखो कैसे देखेंगे, जब हम लोग कंडीशन जब देख रहे थे हम लोग, तो क्या किए थे, एक एरे लिए थे ऐसे, मान लो यहां पर ऐसे लेते हैं एलिमेंट 10, सब में 10 लेते हैं, सब में 10 ले लेते हैं, मान लो ऐसे ऐसे एलिमेंट 10 है सब में। यहां पर क्या है, यहां P है, यहां Q है, ठीक। यहां पर क्या है, I है, और J कहां है, P+1 में, J यहां है P+1 में, ठीक। देखते हैं अच्छे से, देखना क्या हम कर रहे हैं यहां पर। अभी एरे क्या था, एरे का नाम A था, ठीक। यहां पर मान लो सब 10 है, हम 10 में एक इंडिकेटर लगा लेते हैं। कैसा? ताकि डिफरेंशिएट कर पाए कि A कौन सा 10 है और A कौन सा 10 है, ठीक। इसके लिए ही मान लो यहां पर लिख लिए A B C D E F G, मान लेते हैं इस तरीके से हम लिख लिए हैं, ठीक। तो जब इस तरीके से हम लोग लिख लिए हैं A B C D E F G ऐसे, अब हम लोग पार्टीशन एल्गो को अप्लाई करते हैं यहां पर। देखो क्या होगा पार्टीशन एल्गो। सबसे पहले क्या देखेंगे, J <= Q, इसका नंबरिंग ऐसे अगर ऑर्डर कर लें, नंबरिंग पोजीशन का अगर कर लें 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद में देखिए क्या, सबसे पहला कंडीशन क्या है, J <= Q। देखो Q यहां पर देखो 79 दिखने में लग रहा है, 79 नहीं है, ये हम लोग का Q है, ठीक, और पोजीशन 7th है, ठीक। अब देखो J <= Q है क्या, J का वैल्यू 2 है, Q का वैल्यू 7 है लेस देन, एक कंडीशन सही हो गया पहला। पार्टीशन एल्गो ही भरवली बता रहे हैं, ठीक ना, स्टेप वही है वहां का। इसको रिकॉल करो, बिना देखे हुए नोट्स को इसको रिकॉल करो। सबसे पहला क्या है, J <= Q है क्या, हाँ J <= Q है। तो क्या करेंगे हम लोग, अगला कंडीशन क्या चेकिंग करेंगे, एक पाइवोट लेंगे, यहां पर पाइवोट लेना है, तो पाइवोट लेंगे पहला एलिमेंट को, मान लो फर्स्ट वाले एलिमेंट को अगर पाइवोट लेते हैं, क्या करेंगे, x = A ऑफ P, x = कितना आ गया, 10A, यही आया ना। पाइवोट हम लोग को मिल गया 10A। अब 10A 10B 10C में कौन बड़ा है, सब इक्वल है, 10 है, A B C केवल इंडिकेट करने के लिए है कि कौन से 10 का हम बात कर रहे हैं, इक्वल वैल्यू है सब में, ठीक। अब इसके बाद ये देखो x = 10A हो गया। अब क्या करेंगे, A ऑफ J <= X, यही कर रहे थे ना। A ऑफ J <= X है क्या, A ऑफ J का वैल्यू कितना है, 10 ही है, इसका भी वैल्यू 10 है, मतलब इक्वल है, लेस नहीं है लेकिन इक्वल है। इक्वल रहने में क्या क्या स्टेप करते थे हम लोग, इक्वल अगर रहेगा, इक्वल या लेस रहे, J में जो वैल्यू है वो पाइवोट से अगर छोटा या इक्वल रहे तो क्या करते थे हम लोग, I को सबसे पहले इंक्रीमेंट करते थे, I इंक्रीज हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, I और J को चेंज करेंगे पोजीशन को। यहां पर 10B है, 10B चेंज होकर 10B यहां ही रह गया, यही रह गया ना। फिर उसके बाद देखो क्या होगा, उसके बाद का अगला स्टेप क्या करेंगे, J++, तो J को यहां से लेकर चले आए यहां। फिर देखेंगे A ऑफ J <= X, यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, इक्वल है, मतलब क्या करेंगे, I को फिर यहां इंक्रीज करेंगे, फिर से स्वैपिंग करेंगे। कहां स्वैपिंग करेंगे, I और J वाले वैल्यू को, यहां 10C है, 10C यहां ही रह गया। क्या हो रहा है देखो, यहां पर फिर से J को इंक्रीमेंट कर दिए, J यहां से आगे बढ़ गया, फिर से कंपेयर क्या किए, J के वैल्यू को इससे कंपेयर किए। देखो हर बार तो इक्वल ही आना है ना, J हमेशा ही इक्वल होगा ना,
लेस देन इक्वल टू सही कंडीशन हो जाएगा ना, मतलब कि इक्वल होते जाएगा। और सेम इसको जे को यहां से बढ़ाएंगे, आई आएगा, फिर आई कटेगा, आई, सेम स्टेप जो यहां 2 स्टेप में रिपीट हुआ यही चीज होते जाएगा। जे ऐसे करते करते जे लास्ट में चला आएगा और आई लास्ट में चला आएगा। ठीक, लास्ट में जे बाहर चला जाएगा, जे बाहर जाएगा, फॉल्स हो जाएगा कंडीशन। ये सब क्या हुआ, ये सब एक बार 10D एक ही जगह में यहां है, यहां पर ही चेंज हो, क्योंकि आई जे एक साथ में एक ही प्लेस में था। फिर यहां पर क्या हो गया, 10E हो गया, यहां क्या हो गया 10F हो गया, यहां हो गया 10G हो गया। अब जब जे बाहर जाएगा, ऐसे ही जे प्लस प्लस होते इंक्रीमेंट होते होते एक कंडीशन क्या लास्ट में बनेगा, जे लेस देन इक्वल टू क्यू। तो जे जब बाहर चला गया है, जे यहां 7 पर था तब तक ये काम हुआ था, उसके बाद जे का वैल्यू हो गया 8, लेस देन इक्वल टू क्यू नहीं है, फॉल्स हो गया। तब क्या करते थे हम लोग, तब एक स्टेप क्या करते थे, बाहर जब हम लोग फॉर लूप से आते थे क्या करते थे, स्वैप ए ऑफ पी एंड ए ऑफ आई, यही करते थे ना फॉर लूप से बाहर आने पर। लूप से जब बाहर आते हैं, फॉर लूप से बाहर नहीं, जे को इंक्रीज करते जा रहे हैं, जब इंड हुआ है यहां पर फॉर लूप का कंडीशन चेकिंग इंड हो गया, जे लेस देन इक्वल टू क्यू, उसके बाद में स्वैप ए ऑफ पी एंड ए ऑफ आई। पी क्या है, पी में क्या है, वैल्यू ए है, आई कहां, आई देखो यहां पर है, लास्ट पोजीशन में है, ये दोनों को वैल्यू को स्वैप करेंगे ना, मतलब क्या होगा 10G यहां है, जो 10G यहां चला आएगा, ये कट कर 10A यहां है तो 10A यहां चला गया। अब नया एरे कैसा बन जाएगा, देखो नया एरे कैसा बन जाएगा, देखो एक बार 10G, उसके बाद 10G, उसका 10B, 10C, 10D, 10E, 10B, 10C, 10E, यहां D होगा, उसके बाद 10E, लास्ट में क्या है 10A है, लास्ट में क्या है 10A है, देखो यही एरे बन गया ना पहले में। और आई यहां है, मतलब कि ये पाइवोट हो गया, ये पाइवोट हो गया, इसके राइट में एलिमेंट नहीं है, यहां पर क्या हो गया एम का वैल्यू आ गया, राइट एलिमेंट नहीं है, लेफ्ट है, लेफ्ट वाले में फिर से हम लोग एक बार पार्टीशन लगाएंगे। लेकिन अभी क्या नोटिस कर रहे हैं कि इनिशियल एलिमेंट मेरा क्या क्या था, 10A, 10B, 10C, D, E, F, G, ऐसा था, सब एलिमेंट इक्वल था मेरा 10 10। यहां क्या है 10G, चेंज हो गया ना ऑर्डर, ऑर्डर चेंज हो गया ना, यहां देखो 10A से स्टार्ट था, यहां 10G आ चुका है, 10A कहां गया, 10A लास्ट में चला गया है, ऑर्डर चेंज हो गया ना, मतलब कि रिपीटेड, यहां भी 10A है, ये भी 10A है, यहां भी 10G था, यहां भी 10B था, 10A के बाद 10B आना था, 10A के बाद 10B आना था, लेकिन 10A देखो यहां चला आया है, 10B यहां चला आया है। रिपीटेड एलिमेंट का ऑर्डर नहीं चेंज करना चाहिए था ना, ये चेंज कर दिया है, इसका मतलब क्या है कि ये अस्टेबल नहीं है। रिपीटेड एलिमेंट का ऑर्डर अगर चेंज होता है तो अस्टेबल नहीं है। और क्यों हो रहा था, जानते हो क्यों हो रहा है, इसके लिए एक कंडीशन है, उसके चलते ही हो रहा है। देखो क्या कंडीशन था, जब हम लोग कंपेयर कर रहे थे ए ऑफ जे लेस देन इक्वल टू एक्स, जो हम लोग किए हैं, एक्स जो पाइवोट है हम लोग का, उससे जब कंपेयर किए हैं, यहां जो इक्वल टू है इसके चलते ही बार बार चेंज, यही कंडीशन था ए ऑफ जे लेस देन इक्वल टू। इक्वल है, अगर इक्वल है तब भी आई को बढ़ाकर स्वैपिंग कर लेते हैं, आई को बढ़ाते जाते हैं। अगर इक्वल नहीं यहां कंडीशन, केवल ए ऑफ जे लेस देन एक्स अगर होता, ए ऑफ जे वाला कंडीशन अगर केवल लेस देन एक्स होता तो क्या रहता, लेस नहीं है इक्वल है, मतलब क्या होगा फॉल्स हुआ कंडीशन, ये कंडीशन फॉल्स होता, जे प्लस प्लस केवल जे बढ़ते जाता, आई यहां ही रह जाता, आई यहां ही रह जाता। सोचो अच्छे से, ए ऑफ जे का जो कंडीशन है, सिंपल सोचो, जब हम लोग कर रहे थे ए ऑफ जे लेस देन इक्वल टू एक्स जब हुआ है, लेस देन इक्वल टू एक्स हुआ, एक्स क्या है पहला एलिमेंट हम लोग पाइवोट लिए हैं मान लो, इसे कंपेयर किए हैं जे को, जे यहां पर सेकेंड एलिमेंट है,
अगर सेकेंड एलिमेंट लेस देन एक्स केवल लिखा हुआ होता और लेस देन इक्वल टू के जगह पर केवल लेस देन ही अगर रहता, तो लेस देन है, देखो 10b 10a से छोटा है नहीं है, दोनों ही 10 है नहीं है, क्या करेंगे, ये कंडीशन फॉल्स हुआ। फॉल्स होने में क्या करेंगे इसको, अगर ये फॉल्स होगा तब क्या करते थे हम लोग, तब करते थे j प्लस प्लस, j प्लस प्लस, मतलब कि j यहां से कट के यहां पर चला जाता, फिर j यहां जाता, फिर j यहां जाता, बार बार हमेशा ही कंडीशन फॉल्स होता है। j लास्ट तक ऐसे ही चला जाता, j बाहर आ जाता है इससे। जब बाहर आता तो क्या करते हैं हम लोग, जब बाहर चला आता है इससे क्या करते हम लोग, लूप से बाहर जाते। जैसे ही लूप से बाहर जाएंगे वहां पर क्या रहेगा, वहां पर एक स्वैप ऑपरेशन रहेगा। क्या स्वैप ऑपरेशन रहेगा, वहां रहेगा स्वैप a ऑफ p एंड a ऑफ i। p और i को, p भी यहां रहता, i भी यहां रहता। अगर यहां पर लिखा रहता क्या, a ऑफ j लेस देन x अगर रहता, अगर a रहता तब i यहां ही रह जाता, आगे नहीं जाता, मतलब कि a एलिमेंट यहां पर ही रह जाता। फिर क्या करते, a एलिमेंट यहां पाइवोट मेरा बन जाता, फिर ये वाले एरे में देखते, फिर से a एलिमेंट अपना पोजीशन पर ही रह जाता, फिर ये वाले एरे में देखते, फिर ये एलिमेंट अपना पोजीशन पर रह जाता, फिर ये वाले एरे में, इस तरीके से एरे चलता आगे, इस तरीके से चलता। अगर एक कंडीशन होता a ऑफ j लेस देन x केवल होता, a केवल लेस देन x होता तब ऐसा होता। लेकिन एक्चुअल एल्गो में था क्या, पार्टीशन एल्गो में क्या था, a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x। यहाँ इक्वलिटी जो दे दिया था, इक्वल था, इसके चलते i भी इंक्रीज होते जा रहा है। और हमको पता क्या है कि i जहां कहीं भी पहुंचेगा लास्ट में, फॉर लूप इंड होने पर i जहां कहीं भी रहेगा उससे p वाले पोजीशन के एलिमेंट को स्वैप करना ही करना है, क्योंकि ये स्टेप तो लास्ट में रहना ही है। समझ रहे हो बात को, मतलब इससे हम लोग बोल सकते हैं क्या, इससे प्रूफ क्या किए कि क्विक सॉर्ट है जो नॉट स्टेबल है, यही प्रूफ हो गया। रिपीटेड एलिमेंट का स्वैपिंग हो गया। समझ रहे हो बात को, तो तीनों जो कैरेक्टरिस्टिक्स था क्विक सॉर्ट का, ये तीनों हम लोग देख लिए। यही क्विक सॉर्ट का थ्योरी है, इतना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। थ्योरी क्विक सॉर्ट का इतना ही है, क्विक सॉर्ट का थ्योरी इससे ज्यादा है ही नहीं। जितना भी चीज चाहिए था क्विक सॉर्ट में, हर एक चीज हम बता दिए। अब इसमें क्वेश्चंस कर सकते हो, इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तब ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी बताते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी बताते हैं इसमें। ये सब हटा देते हैं, पूरा ही क्लियर करते हैं। जान लो क्विक सॉर्ट बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकली सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। क्विक सॉर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसका नॉलेज होना ही चाहिए। एल्गो पढ़ रहे हो मतलब क्विक सॉर्ट नहीं जानते हो, मतलब क्या कुछ नहीं जानते हो। फिर क्विक सॉर्ट एकदम 100% आना ही चाहिए, चाहे कुछ भी, कोई बहाना नहीं। ऐसा नहीं जो जब क्लास चल रहा था उस समय तबीयत खराब था तो क्लास नहीं गए, क्विक सॉर्ट नहीं पढ़ पाया, ऐसा नहीं, कोई बहाना नहीं चलेगा यहाँ पर। इसके लिए ऐसा कोई बहाना ही नहीं है कि शादी में चले गए, दोस्त का शादी था, डांस करने चले गए थे, क्विक सॉर्ट मेरा क्लास में छूट गया, ऐसा कुछ नहीं बनाना है। पढ़ना है तो पढ़ना है, ये आना चाहिए। CSIT से हो मतलब कि क्विक सॉर्ट 100% आना चाहिए। कहीं भी जाओगे, कहीं भी इंटरव्यू में भी जाओगे, सिंपल जाओगे, वहां पर जाते के साथ में ही बोलेगा क्या, जो एक्सप्लेन क्विक सॉर्ट, या फिर टेक एन एरे एंड सॉर्ट बाय यूजिंग क्विक सॉर्ट, कुछ भी, मतलब क्विक सॉर्ट से डायरेक्टली पूछ लेगा वो। उसके बाद जैसे ही कुछ भी बहाना बनाओगे, गेट आउट, यही बोलेगा। और क्या बोलेगा, अगर बता दोगे जो हम बताए हैं, सब कुछ बता दोगे, तब क्या होगा, जॉब तुम्हारे हाथ में। समझ रहे हो बात को, इसलिए इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है कि कहीं भी कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले क्विक सॉर्ट से,
वो चीज बता दें। अब पढ़ने के लिए कहाँ जाओ, कौन सा किताब पढ़ोगे? कोई किताब नहीं पढ़ो, कोई भी बुक्स नहीं रेफर करो, जो बताए हैं वीडियो में, जितना भी चीज बताए, जो भी कंसेप्ट बताए, हर कंसेप्ट को बस दिमाग में रखे रहो, काम खत्म। इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं कुछ करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्वेश्चंस का वेरिएशन एक बार देख लेते हैं हम लोग। चलो, बोर्ड रब करना सबसे टफ काम है सच में। जानते हो ब्लैक मार्कर से लिखने में और भी टफ होता है रब करना। ब्लू और रेड वाला तो इजी होता है, फिर भी यूज करते हैं। चलो, अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद है एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन। अच्छा, इस बार ब्लैक यूज नहीं करते हैं क्या, ब्लू और रेड करेंगे, आसान होगा। रब करना, क्वेश्चन बताएंगे तो क्वेश्चन बराबर रब करना होगा। चलो, एक क्वेश्चन है,